का आयोजन किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। उन्होंने उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बापू के समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि 30 जनवरी का दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले मनाए गए गणतंत्र दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजपथ पर देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी हमने देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। इस तरह के दान के पता चला है। बीएचयू के पूर्व छात्र जय चौधरी जी ने आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन को $1 मिलियन यानी करीब करीब 7.5 करोड़ रुपया डोनेट किए। साथियों, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर हमारी अलग अलग आईआईटीज में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के प्रेरक उदाहरणों की कमी नहीं है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विद्यांजलि अभियान की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विद्यांजलि सामुदायिक भागीदारी
और ओनरशिप की भावना को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल, कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना, यह एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनंद अनुभव लेकर ही पता चलता है। मेरे देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,17,532 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 2,23,990 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। सामने आए हैं। वहीं 3,52,784 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल देश में 18,84,937 कुल सक्रिय मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 94.21% है। कोविड-19 के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। इधर झारखंड में भी पिछले 24 घंटे के दौरान 1,038 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस अवधि में 3,675 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 96.94% हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 7,743 रह गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 1 से 12 तक की कक्षाओं को खोलने के पक्ष में हैं और इसी सिलसिले में कल उन्होंने शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में अगले महीने के पहले सप्ताह से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ही होगा। इस कारण शिक्षा मंत्री स्कूल खोलने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 165 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार 93 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 70 करोड़ 57 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 53 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण भी कल ही संसद में रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। कोविड सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पारियों में होगी। राज्यसभा की कार्यवाही सवेरे 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा। दूसरे चरण में 14 मार्च से 8 अप्रैल तक कार्यवाहियां होंगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के तीसरी प्रखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता का हित भाजपा की प्राथमिकता रही है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के सम्मान पर जोर दिया है। 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे श्री पांडे के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन के बाद सबकी सहमति से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाएगा। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य में बढ़ते अपराध पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के डीसी, एसएसपी, एसपी, प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल आईजी, रेंज डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मौके पर डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर व एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे।
खूंटी जिले में चल रहा 10 दिवसीय बकरी पालन कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन समारोह में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बकरी पालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी भी दी गई। सिमडेगा जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आईटीडीए और कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आदर्श ग्राम पंचायत करंगागुड़ी में 21 चापाकलों में सॉकपिट निर्माण, श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण, 4 तालाब तथा पुलिया निर्माण एवं 1 सीएससी खोलने का भी निर्देश दिया। गढ़वा जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, मिशन इंद्रधनुष और कोविड वैक्सीनेशन के सफल संचालन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीसीए और वारंट निष्पादन की दिशा में की गई पहल की जानकारी भी ली। उन्होंने जिले के सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। पाकुड़ जिले में उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण कक्ष को प्रभावी बनाने के मुद्दे पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की। उपायुक्त ने एसडीओ और मुख्यालय डीएसपी को इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। रांची जिले के रातू इलाके में अपराधियों ने 2 एटीएम से 48,93,000 रुपए चुरा लिए हैं। चोरों ने मखमंद्रो चौक स्थित पेटीएम के एटीएम से 24,93,000 रुपए, जबकि हाजी चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से 24 लाख रुपए गायब कर दिए। मखमंद्रो स्थित एटीएम को अपराधियों ने आग के हवाले भी कर दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डिवीजन के डीआरएम मनोरंजन प्रधान ने घाटशिला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। विशेष सैलून से निरीक्षण को पहुंचे डीआरएम ने रेलवे के 3rd लाइन कार्य का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चतरा जिले में NH-99 पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के समीप हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 5 युवक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 4 युवकों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल और रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए चतरा जिले में पुलिस मुस्तैद हो गई है। इसी सिलसिले में पुलिस के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बगैर हेलमेट, ट्रिपल लोड और बगैर दस्तावेज संचालित 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जब्त कर ऑन स्पॉट उनका चालान भी काटा गया। राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। इसका असर जनजीवन पर भी साफ पड़ता दिख रहा है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज रहने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण भी कनकनी बढ़ी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी महीने के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहने वाला है। फरवरी महीने के पहले सप्ताह से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि 3 से 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 37 ओवर 1 गेंद में 111 रन पर सिमट गई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रवि कुमार ने 3 विकेट झटके। वहीं जवाब में भारत ने 30 ओवर 5 गेंदों में 5 विकेट गंवाकर बांग्लादेश द्वारा दिए गए लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। भारत के लिए अंकृश रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 44 रन की पारी खेली। भारतीय तेज गेंदबाज रवि कुमार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सेमीफाइनल में अब भारत का सामना 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से होगा। लोहरदगा के रहने वाले अनुराज कुंडू की प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। आखिर अनुराज ने ऐसा क्या कर दिखाया है जिसके कारण उसे यह उपलब्धि हासिल हुई है? आइए देखते हैं रिपोर्ट। होनहार बिरवान के हो चिकने पात,
जी हां, महज 2 साल 9 महीने की उम्र में ही अनुराज कुंडू ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इतनी छोटी सी उम्र में अनुराज का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना लोहरदगा जिले के लिए भी गर्व की बात है। यह बच्चा इतनी कम उम्र में भी किसी भी चीज को बखूबी याद रखता है और इसी खूबी ने उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। उसके माता पिता ने इंडिया बुक रिकॉर्ड में बात की। अनुराज को कसौटियों पर खरा उतरने के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया। साथ ही उन्हें मेडल, प्रशस्ति पत्र, पेन भी प्रदान किए गए। अनुराज कुंडू की मां बताती हैं कि उन्होंने अपने बेटे की क्षमता को पहचाना और उसे विकसित करने में उसकी मदद की। 2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा बात बोलने लगा। उसके बाद उसका देखा, हम जब 2 साल 6 महीने हो गया ना, जो उसको बोलते थे उसका कैचिंग पावर बहुत ज्यादा था। तब हम सोचे थे इसको लेकर कुछ अलग सा बनाए। ऐसे तो स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं और डिग्री लेते हैं, लेकिन हम तब सोचे मन में इसको देकर कुछ अलग चीज बनाए। अनुराज के पिता राजेश कुंडू लोहरदगा जिले के हिंडोल्को कंपनी में जियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। वे बताते हैं कि वे हिंडोल्को कंपनी में जियोलॉजिस्ट हैं। अपने बेटे की इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि पाने से वे बेहद खुश नजर आते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी प्रेरित हों और जीवन में बेहतर करें। तो ये 2 साल तक थोड़ा थोड़ा मामी पापा बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। तो हम लोग टेंशन में थे, बोल नहीं रहे कि इतना उम्र हो गया। फिर 2 साल के बाद जब बोलना शुरू किया तो देखे कि इसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है। जो भी कुछ सीखता है तो बहुत देर तक याददाश्त रहता है इसको। किसी भी बच्चे की प्रतिभा उसकी प्राथमिक शिक्षा से निखरती है। इसीलिए तो बच्चों के माता पिता को उनका पहला गुरु माना जाता है। यही कारण है कि अनुराज जैसे बच्चे न केवल बेहतर परवरिश पाते हैं, बल्कि उनके अंदर असाधारण प्रतिभा भी विकसित हो जाती है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए महात्मा गांधी, कुदमुल रंगा राव और माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 में अंतिम सांस ली। गांधी जी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली आए थे। उन्होंने दिल्ली के बिरला हाउस में रुकने का फैसला किया। बिरला हाउस में उनका अधिकांश समय पत्र लिखने, आगंतुकों से मिलने और प्रार्थनाओं में भाग लेने में व्यतीत होता था। गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए अपना अंतिम उपवास शुरू किया था। इस उपवास के 7 दिन बाद ही 20 जनवरी को गांधी जी की हत्या का प्रयास किया गया था, जब एक व्यक्ति ने बिरला हाउस पर बम फेंका। लेकिन गांधी जी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई पागल की गोली से मरना है तो मैं मुस्कुराते हुए ऐसा स्वीकार करूंगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे दिल में और मेरे होठों पर अवश्य होना चाहिए। जब गांधी जी को अधिक व्यापक सुरक्षा की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जनवरी की शाम को जब गांधी जी की 2 भतीजियां उन्हें प्रार्थना सभा ले जा रही थीं, तो नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी जी को प्रणाम किया और उन पर 3 बार गोली चलाई और बापू हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षति के बारे में देश को सूचित किया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले दिन यमुना तट पर गांधी जी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 मील लंबे मार्ग पर उनकी शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। उनके अस्थि कलश प्रयागराज में संगम में विसर्जन के लिए ले जाने से पहले 3 दिन तक यमुना नदी के किनारे रखे गए। नई दिल्ली में राजघाट पर बनाई गई उनकी समाधि उनके लाखों अनुयायियों के लिए एक तीर्थ है, जिस पर अंकित हैं 2 अक्षर, हे राम। आज हम कुदमुल रंगा राव को भी याद करेंगे,
जिन्होंने सामाजिक सुधार के युग की शुरुआत की और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी अपने विचारों से प्रेरित किया। कासरगोड में एक गरीब परिवार में जन्मे रंगाराव ने शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की कल्पना की थी और 1890 के दशक में सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान की। रंगाराव ने पंचमा स्कूल खोले। बच्चों को स्कूल में उपस्थित रहने के लिए राजी करने के वास्ते उन्होंने बच्चों को मध्याह्न भोजन और माता पिता को प्रतिदिन 2 पैसे देने की व्यवस्था की ताकि उनमें रुचि विकसित की जा सके और बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जा सके। कुमार मंगलम के जमींदार से अपनी विधवा बेटी का विवाह करके उन्होंने भारत में अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की एक मिसाल कायम की। उनकी प्रेरणा से गांधी जी ने अपने एक बेटे का विवाह सी राजगोपालाचारी की बेटी से किया। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने श्री रंगाराव से सामाजिक निष्ठा को पहचाना। वे मेरे लिए एक प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। जब पिछड़े के उत्थान की बात आती है तो वे मेरे शिक्षक हैं। कुदमुल रंगाराव ने 30 जनवरी 1928 को मैंगलोर में अंतिम सांस ली। महान आत्मा को श्रद्धांजलि। 30 जनवरी को माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि भी है। 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी से प्रेरित थे। वे प्रभा और बाद में कर्मवीर के संपादक भी बने। ये पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करती थीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा और उनकी पत्रिका को जबरन बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की ज्यादतियां वीर देशभक्त कवि की इच्छा शक्ति को कभी नहीं झुका सकी। जेल से बाहर आने के बाद माखनलाल ने अपनी पत्रिका फिर से शुरू की। आजादी के बाद माखनलाल ने सत्ता में हिस्सा लेने से इनकार किया और भाषण तथा लेखन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखा। वे एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। 1955 में उनके काम के लिए उन्हें हिंदी में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने 30 जनवरी 1968 को भोपाल में अंतिम सांस ली। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा सादर नमन। राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय बीज अदला बदली दिवस पर किसानों को पुराने गुणकारी बीजों से खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय बीज अदला बदली दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के द्वारा मांडू के इंदिराबाद गांव में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि बीजों की अदला बदली की परंपरा बहुत पुरानी है और इसका बड़ा महत्व भी है। उनके कई पीढ़ियों से उत्पादन कर रहे थे, किसानों द्वारा इकट्ठा करके हमने भारत सरकार को भेजा है। उसका ट्रायल वहाँ किया जा रहा है। यदि ट्रायल में कोई ऐसा गुण पाया गया तो उसकी रॉयल्टी के रूप में किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल किसान भी बीजों की अदला बदली वाली परंपरा को जान समझकर उत्साहित नजर आए। किसानों ने कहा कि आज हमें पुराने बीजों की गुणवत्ता के बारे में पता चला है। अब हमारा पूरा गांव यह प्रयास करेगा कि हम पुराने बीजों की खेती जरूर करें और जो पुराने बीज हैं उनके गुणवत्ता के विषय में बताएं। और हम लोग अब प्रयास करेंगे, मेरा पूरा गांव, कि हम लोग पुराने बीज को अपनाएं और पुराने बीज का खेती बढ़िया से करें। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक अन्य महिला किसान ने भी इस बीज की खेती के गुणकारी प्रभाव को समझा और बताया कि हम भी अब पुराने बीजों से अपनी खेती और बागवानी जरूर करेंगे। इंद्रजीत भैया ने समझाया हम लोग के कि पुराना बीज को लगाना है और लगाते रहेंगे। दरअसल बीजों की अदला बदली की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इस बीज से उत्पन्न फसल से ही पहले के लोग निरोग रहा करते थे। इस परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर एक संस्थान भी स्थापित किया गया है, जहां बीजों की गुणकारी परीक्षण कर इसे संजोने वाले किसानों को रॉयल्टी के तहत पुरस्कृत भी किया जाता है। रामगढ़ से केके रिपोर्ट।
आज कुष्ठ रोग दिवस है। इस वर्ष आज का दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वीडियो जारी किया है। दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना और लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करना है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस भी आज मनाया जा रहा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राजघाट पर आयोजित हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश का शौर्य और पराक्रम उत्साहित करने वाला। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 1038 नए कोरोना संक्रमित, 3675 हुए स्वस्थ। वहीं शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को स्कूल खोलने का दिया प्रस्ताव। और राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग ने 3 फरवरी से कई जिलों में बारिश होने की जताई संभावना। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, कहते हैं कि जल ही जीवन है और इस जल का मूल स्रोत है वर्षा, जो कि निर्भर करती है पेड़ पौधों पर और जंगलों पर। आधुनिकता के इस दौर में हमने जंगलों का विनाश कर डाला है और आज जब इसका प्रतिकूल असर हमें झेलना पड़ रहा है तो हम जंगल बचाओ अभियान में जुट गए हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल कायम की है ओरमांझी प्रखंड के लोगों ने, जिन्होंने अपने गांव की बंजर जमीनों पर फलों के वृक्षों का रोपण किया है, जिसके कारण इनके गांव में हरियाली, वर्षा और समृद्धि वापस आ रही है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। सारी दुनिया में कोरोना महामारी का संकट गहराया हुआ है। इस कोरोना काल में लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। किसान या मजदूर वर्ग भी इनसे अछूते नहीं है। कोरोना की वजह से उनकी आमदनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना की इस घड़ी में किसानों तथा मजदूरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की मनरेगा को गति दे रही है। इससे लोगों को कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत और भी कार्यक्रम हैं, जैसे ट्रैच कम बंड का निर्माण, डोभा निर्माण, पर्यावरण तथा जल संरक्षण और संचयन आदि। इनसे लोगों को जोड़ा जा रहा है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड की गगारी पंचायत में इनका उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ के गांवों में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत लोगों की 1 एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यहाँ के गगारी पहाड़ में भी फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। इससे यहाँ के ऐसे लोग जो वनों पर आश्रित हैं, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के किसानों की खेती को भी विकसित किया जा रहा है तथा उनकी आय सुदृढ़ की जा रही है।
निश्चित तौर पर इससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कोरोना की इस घड़ी में डट कर खड़े